इमरान खान साहब उन्होंने कहा है कि मैं रेमिटेंस रोकने की कॉल दे सकता हूँ। कि ये रेमिटेंसेज ना, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो लोग कर रहे होते हैं। कोई अपनी माँ को पैसे भेज रहा होता है, कोई अपने बाप को पैसे भेज रहा होता है, कोई अपनी बीवी बच्चों को पैसे भेज रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान में चल रही है, मार्केट में इस वक्त जो एक बूम है उसको ज़रा शेक कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि इंडिया जैसी तेज़ी हो। पाकिस्तान नीड्स सिस्टम। पाकिस्तान 47 में यहाँ से 100 साल का हो जाएगा, उस वक्त तक तो सही कर लेना। आज भेज देंगे अगर सबको स्कूल, तो फिर 47 तक सही हो जाएंगे ना हम। सो ना 100 साल हो जाएंगे और हमने कुछ नहीं किया होगा। आहिस्ता आहिस्ता टैक्स रेट भी पाकिस्तान में कम हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएंगे। एक साइकिल है, चीज़ें सही होने जा रही हैं। आइडियली मैं ज़्यादा कि कंप्लीट डेमोक्रेसी से हो जाए, ताकि ये तो तेज़ी है ना वो अगले 50 साल की हो, ना कि उस वक्त तक हो जब तक ये एक पर्टिकुलर तरह का सेटअप अवेलेबल है। और इंडिया जैसी तेज़ी हो जाए कि 91 से वो स्टार्ट हुए और इंडिया रुक ही नहीं रहा है। और अगर आप कोई नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाते हैं ना, तो वो चलता नहीं है लंबा। वो 10 साल चल जाता है, 15 साल चल जाता है। अवाम के वोट से कोई आता है तो वो एक चेक एंड बैलेंस भी रहता है। अस्सलाम वालेकुम, आप रफ्तार नाउ देख रहे हैं। आज की पॉडकास्ट में हम स्टॉक मार्केट डिस्कस करेंगे, इकॉनमी की बात होगी और मईशत से जुड़ी कुछ दूसरी खबरों को डिस्कस करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ फारूक साहब, जो डायरेक्टर रिसर्च हैं चेस सिक्योरिटीज़ में, और पहले भी हमारे पास आ चुके हैं। आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया था उनको। यूसुफ भाई, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप? भाई थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, स्टॉक मार्केट की राइड एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? कर रहे हैं, मगर अब पहले भी मैंने एक शो में कहा था, डर लगने लगा है। लोग डर रहे हैं कि यार इतना प्रॉफिट तो हमने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में पोर्टफोलियो में। तो ये कहाँ जाकर, जाहिर सी बात है डिक्लाइन भी तो कहीं ना कहीं आना है ना। तो क्या लग रहा है आपको? देखें, एक एबनॉर्मल सी सिचुएशन पिछले 5-6 साल में मुल्क में हुई थी। और आप समझेंगे इंटरेस्ट रेट्स ना ग्रेविटी की तरह होते हैं स्टॉक प्राइसेस के लिए। तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर चले गए थे, जिसका मतलब है ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी और स्टॉक प्राइसेस नीचे थी। अब ये पहली दफ़ा है फैसल भाई मुल्क में कि इंटरेस्ट रेट ना इतनी स्पीड से नीचे आए। मतलब अगर आपको जून में याद हो तो जून में 3 महीने अगर आप 3 महीने के लिए गवर्नमेंट को लेंड करते थे तो आपको कोई 21% मिलते थे। आज आपको 12% मिलते हैं। तो हुआ क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही ज़्यादा स्पीड से 21 से 12 हुए हैं 5 से 6 महीने में। तो वो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नीचे आने की वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वापस ऊपर रीरेट हो गई है। अभी जो भी इकॉनमी में चीज़ें उस इंटरेस्ट रेट से जो इकॉनमी पे इम्पैक्ट आना है वो तो अभी आएगा, लेकिन स्टॉक प्राइसेस ज़ाहिर है बहुत स्पीड से उस एंटिसिपेशन में कि थोड़ी सी इकॉनमी इंप्रूव हो जाएगी। और दूसरा एक है, ज़ाहिर है रिस्क फ्री रेट अगर नीचे चला जाता है तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अभी सिर्फ ये हुआ है। अब मेरा ख्याल है मार्केट एक नॉर्मल फेज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी, जहाँ पे अर्निंग्स डिटर्मिन करेंगी कि कौन सा स्टॉक किस डायरेक्शन में जाएगा। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो सन 2000 के शुरू में इंडेक्स कोई 1500 पॉइंट्स था। आज इंडेक्स मेरा ख्याल है कोई 1,14,000 या 1,15,000 पॉइंट्स है। तो ये 19 से 20% का रिटर्न है साल का, जिसमें ज़ाहिर है 2008 से लेके 2012 तक कोई रिटर्न नहीं बना, 2017 से लेके 2022-23 तक कोई रिटर्न नहीं बना। तो वी हैड लॉन्ग पीरियड्स जिनमें कोई रिटर्न नहीं बना, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें तो वो पाकिस्तान में 19-20% है। तो जो लोग देखें, एक है फंड मैनेजर, सही है, जो हमसे एक प्राइवेट डिस्कशन करे ऑफ अभी मार्केट क्या लगती है, अभी क्या करना है, अभी किस सेक्टर में जाना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए। लेकिन जनरल रिटेल इन्वेस्टर को अभी बहुत बढ़ गई है, अभी बहुत कम हो गई है कि बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है ना, जो मैं आपको कह रहा होता हूँ भाई, आपको अगर लॉन्ग टर्म फैसल भाई सेविंग करनी है ना, तो आप ये छोड़ दें कि आज ये बढ़ गया और आज वो बढ़ गया, और करें ये कि हर महीने एक अमाउंट जो आपको रिटायरमेंट के लिए सेव करनी है स्टॉक्स में, वो हर महीने एक अमाउंट, या खुद पोर्टफोलियो चला रहे हैं तो एक डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ स्टॉक्स में डालें, या एक म्यूचुअल फंड में हर महीने एक छोटी अमाउंट हर महीने डालते जाएं और ना देखेंगे मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे। अगर आप हर महीने पैसे डाल रहे होंगे लगातार, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मार्केट ऊपर होगी तो भी आपके पैसे डल रहे होंगे, जब मार्केट नीचे होगी तो भी आपके पैसे डल रहे होंगे। तो अगर कोई पिछले 5 साल से ये कर रहा था तो आज बहुत अच्छा आउटकम है। और अगर आज यहाँ से आगे भी कोई यही करता रहेगा तो उसके लिए भी बहुत अच्छा आउटकम होगा। देखें, ये जो 18, 19, 20, 16% रिटर्न पिछले 20 साल में बना है, पिछले 25 साल में बना है, उसकी वजह यह है कि हर साल कंपनीज़ ये रिटर्न बनाती हैं अपने कैपिटल पे। तो क्योंकि कंपनीज़ ये रिटर्न बनाती हैं अपने कैपिटल पे, तो अल्टीमेटली उनके शेयर होल्डर्स को भी ये रिटर्न मिल जाता है। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि हर महीने कुछ थोड़े थोड़े पैसे डालते जाएँ। मार्केट का एक फेज़ था कि मार्केट बहुत स्पीड से रीरेट हुई है, ऐसा होता है अभी भी और रीरेट होती रहा। इंटरेस्ट रेट्स ग्रेजुअली शायद अगले साल के एंड तक और बहुत नीचे चले जाएं। तो एक है री रेटिंग,
और एक है अर्निंग्स ग्रोथ। मेरा ख्याल है अब मार्केट एक री रेटिंग के फेज से निकल के एक अर्निंग्स ग्रोथ वाले फेज में जाएगी। तो जहाँ अर्निंग्स बढ़ रही होंगी वहाँ स्टॉक्स बहुत स्पीड से बढ़ेंगे, जहाँ नहीं बढ़ रही होंगी वहाँ शायद खड़े रहेंगे या थोड़े नीचे आ जाएंगे। लेकिन देखिए अभी हम इंटरेस्ट रेट साइकिल में भी ना हम कोई बहुत नीचे नहीं है, अभी भी हम 12-13% के आसपास हैं। तो 12-13% के आसपास का मतलब ये है कि हमको पाकिस्तान के लो पॉइंट्स के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट रेट्स इवेंचुअली साइकिल में हाँ 2018 का लो है मगर गालिबन ये। 6-8% पे आ जाते हैं। पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट रेट्स इवेंचुअली ये हो सकता है कि दोबारा विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 years ये वो वाली सिचुएशन वापस आ जाए। अगर गवर्नमेंट अपनी फिस्कल साइड को कंट्रोल कर ले, IMF प्रोग्राम ट्रैक पे रहे, तो इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान में दोबारा फिर उसी लेवल पे आ सकते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, लोग डर इसलिए रहे हैं, एक दो लोगों से मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार ये स्टॉक मार्केट बबल इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे कोई इकोनॉमी के फंडामेंटल्स तो अच्छे नहीं हुए, हमारे रिजर्व थोड़े से तो इम्प्रूव हुए हैं मगर ऐसे कहीं से पैसे भी नहीं आ रहे, FDI भी नहीं आ रही, अगर कोई बाइंग कर रहा है तो म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं। तो मतलब स्टॉक मार्केट तो इकोनॉमी के साथ साथ चलती है ना सर, तो वो डर इसलिए रहे हैं लोग। देखिए स्टॉक मार्केट ना इकोनॉमी के साथ नहीं चलती। स्टॉक अच्छा। मार्केट चलती है अर्निंग्स के साथ, और स्टॉक मार्केट चलती है इंटरेस्ट रेट्स के साथ, और अर्निंग्स चलती हैं फिर इकोनॉमी के साथ। ठीक है, सही है, लेकिन स्टॉक मार्केट अर्निंग्स और स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट रेट्स के साथ चलती हैं। भाई इंटरेस्ट रेट ऊपर होंगे तो स्टॉक्स नीचे होंगे, इंटरेस्ट रेट्स नीचे होंगे स्टॉक्स ऊपर होंगे, अर्निंग्स ऊपर होंगी स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, अर्निंग्स नीचे होंगी तो स्टॉक्स नीचे आएंगे। और फिर है एक मोमेंटम और प्रोजेक्शन ऑफ अर्निंग्स। तो अगर सबको अर्निंग्स आगे बेहतर लगती होंगी तो मल्टीपल्स थोड़े से और री रेट हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स क्यों ले रहे हैं स्टॉक्स? म्यूचुअल फंड इसलिए स्टॉक्स ले रहे हैं क्योंकि जिस को भी अगर पिछले साल 20% रिटर्न मिल रहा था अपने म्यूचुअल फंड पे, आज उसको 10 मिल रहा है। तो वो कह रहा है कि यार मैं मार्केट में तो 16-18% बन जाता है साल का लॉन्ग टर्म, तो आज मुझे अगर फिक्स्ड इनकम में 10% मिल रहा है तो 10 तो बहुत कम है, 10 या 12% मिल रहा है तो ये तो बहुत कम है, टैक्स लगने के बाद 10% बचेगा। तो कह रहा है अच्छा चलो मैं स्टॉक्स ले लेता हूँ थोड़े से। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड से लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम फिक्स्ड इनकम फंड्स टू इक्विटी फंड्स। फिर ज़ाहिर है कुछ नए पैसे भी आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड समझ लेना 2017 के आसपास म्यूचुअल फंड्स में टोटल जितने पैसे थे उसमें 40-45% पैसे स्टॉक्स में होते थे। आज वो 8 से 12% के बीच में, 8% पिछले क्वार्टर था, अब मेरा हाल है 10-12% हो जाएगा। 44% पे वापस जाने के लिए तकरीबन कोई 1 ट्रिलियन रुपए और डालने पड़ेंगे। तो बहुत सारे पैसे हैं जो अभी भी म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम में हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता इक्विटीज़ में आ जाएंगे। और देखें अर्निंग्स कहाँ पे आ रही थी? अर्निंग्स बैंक्स की आ रही थी, जिनका इकोनॉमी से पाकिस्तान में बैंक्स का साइडली कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लेंडिंग गवर्नमेंट को की हुई है। जब ज़्यादातर लेंडिंग गवर्नमेंट को की हुई है तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए तो बैंक्स की अर्निंग्स आ रही थी। फिर फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं। फिर ऑयल एंड गैस में इस दफ़ा नई चीज़ भी कि गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट ख़त्म करने पे बहुत काम किया, तो उन कंपनी से कैश फ्लो बढ़ गया। तो जो मेजर जो इंडेक्स बढ़ा है वो तो इन स्टॉक्स की वजह से बढ़ा है कि भाई ऑयल एंड गैस बढ़ गया, बैंक्स बढ़ गए, फर्टिलाइज़र बढ़ गए, तो ये स्टॉक्स मेजरली बढ़ने की वजह से बढ़ा है। तो इनकी अर्निंग्स का वैसे भी इकोनॉमी से ताल्लुक नहीं है। द फर्टिलाइज़र की अर्निंग्स जो हैं वो हर साल उतना ही फर्टिलाइज़र बिकता है एक मार्जिन के ऊपर। जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिवैल्यू हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ मार्जिन बढ़ के और एडजस्टमेंट हो जाती है। तो अभी इकोनॉमी चलने वाले जो सेक्टर है ना वो तो अभी ख़ास चले ही नहीं है। तो मेजरली क्योंकि अर्निंग्स वहाँ ऑलरेडी आ रही थी और इंटरेस्ट रेट्स नीचे चले गए तो मार्केट बढ़ गई। तो ये जो हुआ है ना वो बहुत एक्सप्लेनेबल है। मतलब कोई अगर कहे ना कि भाई ये स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है या कोई सट्टा हो रहा है, तो बहुत लॉजिकल, मेरे ख्याल से बहुत लॉजिकल चीज़ भी है। इंटरेस्ट रेट्स नीचे गए, अर्निंग्स आ रही थी, स्टॉक प्राइस से ऊपर चलेंगे, दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। अब हम चाहे देख दोबारा नॉर्मल फेज़ में चले जाएँ जहाँ इंटरेस्ट रेट्स की डायरेक्शन से ज़्यादा जो है वो अर्निंग्स डिटर्मिन करें कि स्टॉक प्राइसेस की डायरेक्शन क्या होगी। मगर यूसुफ भाई अगर आप इंडेक्स को देखें और शेयर्स की कीमत को देखें तो हालात जो है 2018 से पहले जितने अच्छे थे, ठीक है, थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर थी, उसके मुकाबले में अगर आप आज देखें आज तो वैसी तो नहीं नज़र आती हमें, ठीक है। तो शेयर प्राइस भी डबल हो चुकी है, इंडेक्स तो 3 गुना बढ़ चुका है, तो ये फिर क्या सूरत हाल है? इंडेक्स 3 गुना इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इंडेक्स है रुपए में। ओके, सही है। डॉलर में तो आज हम वहाँ नहीं हैं आज। हाँ। अच्छा, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था ये इंडेक्स जो हमारा, जब हम 100 इंडेक्स देखते हैं ना तो 100 इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स है। टोटल रिटर्न इंडेक्स का मतलब ये है कि जो डिविडेंड्स है ना वो भी इंडेक्स में ऐड होते रहते हैं। तो अगर हम वो डिविडेंड्स हटा दें तो इंडेक्स आज रुपए तो इंडेक्स आज वहाँ नहीं है डॉलर टर्म्स में जहाँ होना चाहिए था। मतलब उस वक्त 17 में
100 बिलियन की स्टॉक मार्केट हो गई थी टोटल मार्केट कैप, आज 50 अरब की है। तो उस वक्त 17 के पीक पे स्टॉक्स जितने के मिल रहे थे डॉलर टर्म्स, आज उसके आधे पे मिल रहे हैं। तो सही है, मार्केट रुपए में बढ़ गई है, लेकिन वैल्यूएशन वो नहीं है जो उस वक्त थी 17 में। और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो 17 से अभी तक बड़ी हो गई हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनकी 17 से अभी तक हालत बुरी हो गई है। तो मार्केट तो अभी 17 के आधे पे है, और मेजर वजह इंटरेस्ट रेट्स हैं कि भाई, क्योंकि 23% एक ऐसा इंटरेस्ट रेट था जिस पे कोई सेंस ही नहीं बनती थी स्टॉक्स खरीदने की। देखिए हम क्या कह रहे हैं, 19.5-20% रिटर्न बनाए पिछले 24 साल में। अगर आप इंटरेस्ट रेट को 23% कर दोगे तो कोई सेंस नहीं बनती ना। आप 23% में इन्वेस्ट करोगे, आप क्यों कम रिटर्न वाले एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे? तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे तो बहुत लोग स्टॉक से निकल गए थे। अब वो वापस आ रहे हैं, लोग फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड से उन्होंने कन्वर्ट कराया बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करेक्शन का भी वेट कर रहे थे। तो फिलहाल अभी देखें, जब तक करंट अकाउंट पाकिस्तान का सही रहता है, हमारी अगर आप चेस की पिछले साल की, हमने मेरा ख्याल है लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी रिपोर्ट वाली चीज़ें डिस्कस की थी, तो अगर हमने नोटिस ये किया था कि बेसिकली अगर आप पाकिस्तान के पिछले 20-25 साल उठाएं, तो जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो आईएमएफ प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो वो जो 3 साल आईएमएफ के प्रोग्राम के होते हैं ना, उसमें पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट सही रहता है। मतलब हुकूमत के पास जितने पैसे कलेक्ट कर रही होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रही होती। जब हुकूमत बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रही होती तो करंट अकाउंट कंट्रोल में रहता है। जब करंट अकाउंट कंट्रोल में रहता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है, क्योंकि करेंसी का कोई क्राइसिस नहीं आता। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं और मार्केट चलती रहती है। तो ये हमने 2002-03 से लेके 2005-06 तक भी देखा। फिर हमने ये देखा, समझ लें 2013 से लेके 2016 तक, या 2012 से 2016 तक देखा हमने उसके बाद ये। और फिर उसके बाद हमने पीटीआई वाला टाइम देखा, लेकिन उसके अंदर हुआ ये कि आईएमएफ प्रोग्राम शुरू करके ख़त्म कर दिया गया और सारे इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाई, उसमें कोविड भी आया, सब आया। और अब दोबारा ये वही वाली सिचुएशन लग रही है 2002-03 या 2012-13 जैसी, कि दोबारा इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है। और अभी हम अगर आईएमएफ प्रोग्राम में चलती रहती है गवर्नमेंट, तो एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है। उस स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस में ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गई है और मार्केट चल रही है। यूसुफ भाई, ये फिर 4-5 साल जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरे गुजरे लास्ट, इसमें एक ही सेक्टर था जो भरपूर माल बना रहा था, वो थे बैंक्स हमारे, ठीक है। मगर तो ये फिर अब इंटरेस्ट रेट इतनी तेज़ी से नीचे आ गए हैं, तो अब आपको नहीं लग रहा कि बैंक्स के ऊपर बुरा वक्त है? तो बैंक्स का क्या होगा सर फिर? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा बैंक्स पैसे बना रहे थे। मैं आपको एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, कोई एग्री करेगा इस बात से और कोई नहीं करेगा। देखिए फैसल भाई, जब सर आप एक उनके रिजल्ट्स बता रहे हैं कि वो जब माल आप एक बना रहे सीमेंट प्लांट लगाते हैं ना, तो आप लगाते हैं, फ़र्ज़ करें $100 पर टन का प्लांट, तो आपका जो 200 मिलियन टन का $200 मिलियन का जो आपका प्लांट लगता है ना, 2 मिलियन टन का, वो $200 मिलियन का ही रहता है 5 साल के बाद। आपने एक चीज़ लगाई, डॉलर बढ़ गया, तो आपका $200 मिलियन का प्लांट $200 मिलियन का रहा। बैंक्स ने लोन दिए हुए होते हैं। मैंने आपको लाख रुपए दिए 2017 में, आज लाख रुपए की क्या वैल्यू है फैसल भाई? डिक्रीज हुआ है, बहुत डिक्रीज हो गई ना बहुत। तो बैंक्स के जो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज और इक्विटी होती है ना, वो रुपए में होती है, तो उनको वो कवर करना था। तो बहुत अच्छा हुआ कि रेट्स बढ़ के बैंक्स की बैलेंस शीट्स वापस थोड़ी स्ट्रेंथन हो गई, वरना तो इतनी डीवैल्यूएशन होने से बैंक्स तो बहुत वीक रह जाते। देखिए, बैंक्स भी अब एक नॉर्मल फेस के अंदर जाएंगे। सही, बैंक्स के रिटर्न्स ऑन इक्विटी बहुत हाई हो गए थे और वो हाई करना बहुत ज़रूरी था, जैसे मैं आपको कह रहा था कि भाई वरना उनके तो एसेट्स की प्राइस ही 1/3 हो जाती, या उनके कैपिटल की तो प्राइस ही 1/3 हो जाती। तो अब बैंक्स को जो है वो ज़ाहिर लेंडिंग करनी पड़ेगी, और अब रिटर्न्स ऑन इक्विटी बैंक्स के नॉर्मलाइज होंगे। जैसे अगर कोई बैंक 30-40% बना रहा था, तो बैंक्स अच्छे टाइम से 15-16-17% रिटर्न बनाते हैं, तो बैंक्स के रिटर्न्स ऑन इक्विटी ग्रेजुअली दोबारा वही 16-17-18% के आसपास आ जाएंगे, एंड बैंक्स विल फाइंड वेज टू मेक मनी। ये जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, इससे कोई इम्पैक्ट आ रहा है बिल्कुल आ रहा है इकोनॉमी के ऊपर? देखें, जब करंट अकाउंट सरप्लस है ना आपका, तो सारे मार्केट्स के पार्टिसिपेंट्स को, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी चलाते हैं या वो कोई स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या डेट मार्केट में काम करते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस है कि भाई हर महीने इतना सरप्लस जनरेट हो रहा है और कोई करेंसी का क्राइसिस होते हुए नहीं लग रहा। दूसरा देखें, करंट अकाउंट सरप्लस शायद पाकिस्तान को इसलिए करते रहना चाहिए कि ये जो हमने पैसे लिए हैं सबसे, किसी से 3 बिलियन, किसी से 2 बिलियन, किसी से 5 बिलियन, हम सरप्लस करके वापस करें। ये क्या तरीका है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हर थोड़े सालों के बाद जाके भीख मांग रहा होता है, तो हम ये छोटे छोटे सरप्लस करें और हम ये पैसे वापस करें। ये हम सरप्लस करेंगे तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। मेरा तो ख्याल है ये थोड़ी सी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो, मार्केट से बोरो करके क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी तो कम रेट पे पैसे मिल जाएंगे। कम रेट पे पैसे मिले, ये सऊदी अरब को, यूएई को, जिनसे हम बार बार ज़बरदस्ती रोल ओवर कर रहे हैं और हम डिफ़ॉल्ट ही किया है ना हमने एक तरीके से,
कि आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपसे पैसे ले लिए, तो भाई अब थोड़ा सा सही हो गया तो मैं वापस करना शुरू करूँ ना। तो पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, यूएई को, जिसके से पाकिस्तान ज़बरदस्ती रोल ओवर करवाए ना पाकिस्तान ने कि भाई है ही नहीं, तो उनको वापस करें, ताकि मतलब हम सबको ही अच्छा लगेगा कि अगर पाकिस्तान बोले हमने भाई ये पैसे वापस कर दिए। एक टेलीविज़न अनाउंसमेंट इसकी पूरे मुल्क के लिए बहुत अच्छी होगी, मतलब आपका भी मूड अच्छा होगा, अच्छा चलो शुक्र हमने पैसे वापस कर दिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा ख्याल है सबको ही अच्छा लगेगा। सर ये थोड़ी सी तकलीफ है क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो रखनी पड़ती है करंट अकाउंट सरप्लस करने के लिए, लेकिन अच्छा है ना फैसल भाई, आपको अच्छा लगता है? तो यूसुफ भाई, आपकी बातों से मुझे ये लगा है कि आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में कोई सट्टा नहीं चल रहा, मार्केट बिल्कुल सॉलिड खड़ी हुई है पत्थर की तरह, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। देखें, लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टर्स के लिए कोई परेशानी नहीं है, सही है। जिसको सट्टा करना है ना उसके लिए हर वक्त परेशानी है, उसके लिए मार्केट ऊपर जाते हुए भी परेशानी है और नीचे जाते हुए भी परेशानी है। अगर आपने कंपनी के शेयर ऐसे लिए हैं कि भाई मैं आज से शेयर होल्डर, मेरी कंपनी, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये लिया ना कि मैं ये यहाँ पे लूँगा और ये मैं यहाँ ऐसे बेच दूँगा और ये मैंने एक चार्ट पे लाइन बनाई है और बस ये यहाँ से निकल गया है तो अब ये यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे ही है जैसे मैं रात को बैठूँ सितारे देखूँ, बोलूँ भाई ये वाले सितारा देख के ना मुझे लग रहा है कि ये वाला स्टॉक के साथ ये हो जाएगा, ये सब वैसे ही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे, जब मैं 60 साल का हूँ ना, तो उस वक्त तक मैं हर महीने जो पैसे जमा करूँ ना उस पर 16, 17, 18% रिटर्न बने, तो मैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक्स बनाऊँ अच्छी कंपनियों का, उसके अंदर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालता जाऊँ, सही है। और ये अमाउंट्स बड़ी होना ज़रूरी नहीं है। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो महीने के 2,000 रुपये डालते हैं, आप महीने के 2,000 रुपये भी डाल सकते हैं, आप किसी म्यूचुअल फंड को हर महीने 2,000, 5,000, 10,000 रुपये दे सकते हैं, सही। या अगर आप इसको इसको टाइम देना चाहते हैं तो फिर आप ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं, फिर आपको रिसर्च पढ़नी पड़ेगी, आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखें ये है किसी भी कारोबार की तरह, मतलब अगर आपको एक सादी सी दुकान भी लगानी है ना, तो आपको एफ़र्ट डालनी पड़ेगी इसके ऊपर कि भाई मुझे कितने बजे खोलनी है, मुझे कितने बजे बंद करनी है, मुझे रात को फ्रिज बंद कर देना है ताकि बिल नहीं आए, फ़लाना आएगा फ़लाने डिपार्टमेंट से, उसको कैसे संभालना है, माल किस रेट पे ख़रीदना है, किस रेट पे बेचना है। आप कोई चीज़ महंगी ख़रीद लोगे तो बिकेगी नहीं, सही। कोई चीज़ ख़राब आ तो पूरी मेहनत जैसे आप कोई छोटी सी दुकान लगाने पे करते हैं, वैसे आपको पूरी मेहनत पोर्टफोलियो बनाने पे करनी पड़ेगी। और तो सिर्फ दूसरों से सुन के कर लेना ना कभी भी फैसल भाई अच्छा आइडिया नहीं होता है। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल हैं। और अब तो देखें, पहले ना 2010-11 तक जब जब हमने शुरू किया था ना, उस वक्त आपको सिर्फ यूएस के इन्वेस्टर्स की वीडियोज़ मिलती थी, अब तो पूरे इंडिया की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। आपको इतने सारे इंडियन इन्वेस्टर्स, क्योंकि इंडिया में पिछले 20-30 साल में मार्केट्स बहुत चल गई हैं और इंडियंस बहुत इंटरनेट पे एक्टिव हैं, तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन इन्वेस्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, यूएस के इन्वेस्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी, जिनसे आप आहिस्ता 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 आप सीखते जाएँ। और एक सीखने का प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है सीखने का इन्वेस्टिंग, और बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन बगैर सोचे करना, बगैर मेहनत किए करना, नॉट एडवाइज्ड। ये बताइए कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान में चल रही है, आपको लगता है कि ये जो मार्केट में इस वक्त जो एक बूम है उसको ज़रा शेक कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो लास्ट पीटीआई के धरने ने किया, और जो लास्ट पीटीआई के धरने के बाद से मार्केट आपने देखा बहुत अचानक से बढ़ गई, और उसकी वजह यह है कि लास्ट पीटीआई के धरने ने धरने का रिस्क ख़त्म किया है मार्केट के और लिए। धरने वाले दिन देखा था आपने क्या हुआ था? सही है, धरने वाले दिन हमने देखा था कि भाई अगर सिचुएशन बुरी होती है तो क्या होगा, लेकिन धरने का जो आउटकम था ना, उसने धरने का रिस्क कम किया है। जब तक पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि इंडिया जैसी तेज़ी हो, सही है। पाकिस्तान नीड्स सिस्टम्स, एक स्टेबल सिस्टम जिससे चीज़ें चलती रहें। देखिए ऐसा नहीं है कि बीच में पाकिस्तान में 10-10, 15-15 साल बहुत अच्छे नहीं गुजरे, पाकिस्तान में बीच में 10-10, 15-15 साल बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन होता क्या है कि क्योंकि कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, तो इसलिए बार बार ये करेंसी क्राइसिस होते हैं और बार बार मसाइल होते हैं। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है। ये सही है, ये अभी अच्छा है, सही है, अभी हम बहुत बुरे हालात से थोड़े से अच्छे हालत में चले गए हैं, लेकिन हमें एक सिस्टम चाहिए, एक स्टेबल सिस्टम चाहिए जो अगले 100 साल चले। देखिए पाकिस्तान 47 में यहाँ से 100 साल का हो जाएगा, उस वक्त तक तो सही कर लेना। आज भेज देंगे अगर सबको स्कूल कल सुबह से, तो फिर 47 तक सही हो जाएंगे ना हम, सुना 100 साल हो जाएंगे और हमने कुछ नहीं किया होगा। एक और सियासी बयान का भी जिक्र करना चाहूँगा। आज ही का बयान है इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा है कि अगर कोई से दो मुतालबात हैं ये नहीं माने गए तो मैं रेमिटेंस रोकने की कॉल दे सकता हूँ।
और रेमिटेंस हमारे तकरीबन एक साल में एवरेज 31-32 अरब डॉलर आते हैं और उनसे हमें काफ़ी आसरा होता है और काफ़ी मदद हो जाती है हमारी। वही हमें बचा के चल रहे थे जब हमारा मुश्किल वक्त था। देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं पॉलिटिकल वो ना दूँ, लेकिन देखें ये रेमिटेंसेस ना लोग ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो लोग कर रहे होते हैं। कोई अपनी माँ को पैसे भेज रहा होता है, कोई अपने बाप को पैसे भेज रहा होता है, कोई अपनी बीवी बच्चों को पैसे भेज रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं आपको एक रेमिटेंस भेजने वालों का एक बिहेवियर है कि अगर अगर रेट में फ़र्क होता है तो वो हवाले से भेज देते हैं। सही है, अगर रेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है तो वो हवाले से भेज देते हैं, वरना वो नॉर्मल चैनल से भेजते हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई वो तो उनको भेजना ही भेजना है। जो पैसे भेज रहा है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। और भाई अगर किसी को अपनी बीवी बच्चों को वैसे भेजने हैं तो वो मेरा ख्याल है भेजता रहेगा। शायद छोटा मोटा इम्पैक्ट कोई 1 आध 2 महीने 3 महीने के लिए आ जाए, लेकिन अभी पाकिस्तान जितने बड़े करंट अकाउंट सरप्लस पे खड़ा हुआ है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई 3-5 बिलियन कम होने से साल के कोई फ़र्क पड़ेगा। अभी पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल साइड है ना वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में और शायद मज़ीद कंफर्टेबल पोजीशन में चला जाए। देखिए ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने से अच्छा, मैं एक ऐसी बात करूँगा कि इस पर कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने का इमीडिएट इम्पैक्ट तो ना थोड़ा सा इकोनॉमी स्लो डाउन करने का हो सकता है। सही, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स इतने लो नहीं है कि कोई फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो जाए। अभी भी 12-13% रेट है, तो आप लोन लेने जाएंगे तो 15-16% देना पड़ेगा। तो देखें बहुत सारे लोगों के घर, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया था 23% करके सबको कि भाई कोई काम नहीं करो हम पैसे दे रहे हैं, हम पैसे देंगे, आप कोई काम नहीं करो आप पैसे बैंक में रख दो या म्यूचुअल फंड में रख दो, हम पैसे देंगे। तो बहुत सारे लोगों के घर हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से डिपॉजिट्स और सबके पैसों से चल रहे थे। अब उन सबको पैसे मिल रहे हैं कम। सही है, और जो कंपनियों ने पैसे बोरो किए हुए थे वो उस अमाउंट से बहुत छोटे थे। ठीक है। गवर्नमेंट ने 40 ट्रिलियन बोरो किए हुए हैं और कंपनियों ने 13 किए हुए हैं। तो जो कंपनियों पे इम्पैक्ट आएगा वो बहुत छोटा होगा, और जो हाउस होल्ड्स पे जो डिपॉजिट्स पे चल रहे थे उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो डिमांड एक्चुअली थोड़ी सी कम हो सकती है, शायद इकोनॉमी उस स्पीड से रिकवर ना करे जिस स्पीड से शायद कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सारे एक फाइनेंशियल मार्केट्स ऑन दी अदर हैंड इंटरेस्ट रेट्स बहुत स्पीड से नीचे आने की वजह से चल गई हैं, और अगर इकोनॉमी स्लो ही रहती है और करंट अकाउंट सरप्लसेस आते रहते हैं तो अगले साल के एंड तक हम शायद बहुत नीचे इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे। अच्छा, मैं रेमिटेंस की यहाँ पे और बात करना चाहूँगा। आपने एक ट्वीट भी किया था डच डिसीज़ वाला ना, तो मुझे ये बताएं कि यूसुफ भाई ये जो रेमिटेंस हैं ये हमारी इकोनॉमी पे डेफिनेटली पॉजिटिव असर डालते हैं, हमारी रुपए को डिवैल्यू होने से बचाते हैं, रिज़र्व भी बढ़ते हैं हमारे। मगर ये बताएं कि ये एक मतलब मिजाज वाइज ये चीज़ कैसी है? मतलब 32 अरब डॉलर हर साल हमारी इकोनॉमी में ऐड हो जाते हैं बगैर कुछ किए, वो कि ये संभालते हैं, मगर क्या ये आदत सही है कि मतलब हम रेमिटेंस पे जो है वो डिपेंडेंट रहें हमेशा, खुद कुछ ना करें? देखें, आप सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचेंगे अगर ये रेमिटेंसेज ना होती आज तो क्या होता। अगर ये रेमिटेंसेज आज नहीं होती तो कोई तो $2.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होता, और ये उसी तरह का डेफिसिट होता जो क्राइसिस में था। तो यहाँ से आपको करेंसी और डीवैल्यू करनी पड़ती। तो देखें तो होगा क्या आहिस्ता आहिस्ता कि रेमिटेंसेस होने की वजह से, या अगर रेमिटेंसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बाकी इकोनॉमी नहीं रिकवर करती, तो होगा क्या कि करेंसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो हो रहा है ना उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी, और रेमिटेंसेस के इनफ्लो को भी रिफ्लेक्ट कर रही है इस वक्त करेंसी की जो वैल्यू है। तो करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन रहेगी। अगर करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन रहेगी तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। पाकिस्तान में जो 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 एक्सपोर्ट्स वाला सेक्टर है ना वो कोई बहुत अच्छा फ्लरिश नहीं करेगा। अभी तो देखें पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स के लिए मसला ही दूसरा है, वो ये है कि आप लो वैल्यू चीज़ें एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हो और बिजली ही इतनी ज़्यादा महंगी है। तो रेमिटेंसेस हाँ एक प्रॉब्लम ग्रेजुअली बन सकती हैं। कुछ लोग डिसएग्री करेंगे इसको कम्प्लीटली डच डिजीज़ बोलने से। डच डिजीज़ ये होती है कि आपके यहाँ तेल निकल आए फॉर एग्जांपल। तो बहुत सारे मुल्कों में हिस्टोरिकली ये हुआ है कि भाई तेल निकल आया, और इसको डच डिजीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेदरलैंड्स में तेल निकल आया था और उसकी वजह से करेंसी स्ट्रेंथन हो गई थी, और बाकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर गई थी क्योंकि आपने कभी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी क्योंकि इनफ्लो बहुत बढ़ गया था अचानक से। तो पाकिस्तान में भी रेमिटेंसेस कुछ हद तक ये वाला काम करते हैं कि अभी बहुत स्टेबलाइजेशन में अभी बहुत बड़ा हाथ रेमिटेंसेस का है। आप यहाँ से $3 बिलियन में से अगर आप $2 बिलियन हटा दें, अगर 1 बिलियन रेमिटेंस आती होती तो करेंसी आज और वीक होती। सही, और मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा जो है वो फीजिबल होती। जिसका मतलब ये भी नहीं है कि करेंसी को कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से वीक कर देना चाहिए। अभी हालात जो हैं वो सही हैं, और अभी इस वक्त प्रॉब्लम ज़्यादा है कि बिजली की जो कॉस्ट है उसको कुछ ठीक करने की ज़रूरत है।
और बिजली की कॉस्ट ठीक हो जाए तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स कुछ शुरू हो जाएंगी। पिछले 4-5 साल में जो क्राइसिस वाली सिचुएशन हुई और जितनी डीवैल्यूएशन हुई, उसके बाद अगर आप लिस्टेड कंपनीज में भी नोटिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हर कंपनी हाथ पांव मार रही है एक्सपोर्ट करने के लिए, और कोई ना कोई चीज़ चल भी जाएगी। मतलब कुछ टायर वाले हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे ग्लास वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है छोटे छोटे ऑर्डर्स करने में, और ज़ाहिर है टाइम लगता है। आपने 2013 से लेके 2017 तक बहुत लंबे अरसे तक, क्योंकि 2011 से ही तकरीबन रियर काफ़ी ऊपर था, तो आपने 2011 से लेके 2017-18 तक करेंसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर से लेके मैन्युफैक्चरिंग की हर चीज़ के एक्सपोर्ट सेक्टर्स तबाह हो गए। और उसके बाद ज़ाहिर है पहले इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि 17 के बाद दोबारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो गए थे और एक क्राइसिस था, फिर कोविड था तो एक क्राइसिस था, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस था। तो करेंसी वीक होने के बाद से इंडस्ट्री को मौका ही नहीं मिला है, क्योंकि या बहुत इन्फ्लेशन हो रही थी या इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर थे, कुछ ना कुछ हो रहा था। अब थोड़ी स्टेबलाइजेशन हुई है, तो अब लगता है कि आहिस्ता 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 एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे। रेमिटेंस हमारे मुल्क में डिमांड जनरेट नहीं करते, मगर बाहर से एक पैसा आ गया, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन वो डिमांड जनरेट तो करते हैं। हाँ। लेकिन बाहर से पैसे आके डिमांड जनरेट करते हैं ना, कि मतलब पैसे आए और फिर डिमांड जनरेट हुई तो पैसे इंपोर्ट्स में बाहर चले गए। तो इसलिए वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त नहीं है। आइडियल सिचुएशन तो ये हो कि भाई हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो कि जो लोग बाहर जाके काम करते हैं वो यहीं काम करें और यहीं प्रोडक्टिव हों। भाई अभी अगर कोई बाहर जाता है तो वो अपनी अपनी जो टोटल आउटपुट होता है, वो जितना काम करता है उसका एक परसेंटेज भेजता है ना यहाँ अपने घर, लेकिन उसका पूरा आउटपुट तो बाहर रह गया। तो बहुत बेहतर नहीं हो कि हम यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बनाएंगे उसको बाहर जाना ही नहीं पड़े। तो ये तो एक प्रॉब्लम है ना, हमारी इकोनॉमी इतनी अनप्रोडक्टिव है और जिस तरह के मसाइल हैं मुल्क में काम करने में, तो भाई हमें तो यही इनकरेज करना चाहिए कि भाई, या माहौल ऐसा बना देना चाहिए कि लोग बाहर ना जाएं। यूसुफ भाई देखें, इकॉनमी के एक और इंडिकेटर होते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी, फैक्ट्रियाँ कितनी लगी, क्या बैंक जो हैं वो फैक्ट्रियों को कर्जे दे रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। स्टॉक मार्केट एक ऊपर जा रही है, वो एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें हमें मतलब माशी तौर पर एक डिमांड क्यों नहीं नज़र आ रही? टाइम लगेगा। बहुत बड़े शौक से इकोनॉमी निकली है, सब होगा, बस टाइम लगेगा। देखिए अभी तो इंटरेस्ट रेट नीचे है ना, अभी पिछले मतलब अगर जून में रेट 21% था तो आज 12-13 है। तो आज 12-13 ना, 12-13 पे भी फीजिबल थोड़ी है। ये तो 10 होगा और 8 होगा तो कोई बोलेगा अच्छा चलो मैं फैक्ट्री लगाता हूँ, और फैक्ट्री लगाएगा तो 2 साल लगेंगे उसके फैक्ट्री लगने में। चले उसने लगा भी ली, फिर ये जो टैक्स हैं इतना हैवी टैक्स, मतलब देखें अभी फिलहाल लिस्टेड एटलीस्ट बड़ी कंपनी है, अगर आप 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनाते हैं तो आप 40% कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, फिर आप 15% डिविडेंड पे टैक्स देते हैं। ये रिडिकुलस है। अच्छा, मेरा ये भी ख्याल है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये टैक्सेस आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो जाएंगे। मेरा ख्याल है लोग रियलाइज़ करेंगे कि ये वही लेफर कर्व वाली बात है कि भाई जिस वक्त टैक्स एक रेट से ऊपर चले जाते हैं तो आपकी टोटल कलेक्शन नीचे चली जाती है, और हर कोई टैक्स चोरी करने के तरीके ढूंढ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ये टैक्स रेट्स भी नीचे आ जाएंगे, और थोड़ी सी अब मेरा ख्याल है सबको समझ भी आए तो थोड़ी रैशनलाइजेशन भी हो जाएगी कि कुछ ट्रेडर्स के ऊपर भी। देखें आप ट्रेडर्स से और आप फार्मर से ना बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन बात है फेयरनेस की। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को लगेगा ना कि भाई फार्म इनकम पे भी टैक्स है और ट्रेडर पे भी टैक्स है, तो उसको तकलीफ़ कम होगी। बस टैक्स तो सबको देना पड़ेगा क्योंकि मुल्क तो चलाना है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर हुकूमत को अपने खर्चे कम करने चाहिए। सही है, बहुत सारे फंक्शंस गवर्नमेंट ऐसे कर रही है इस वक्त जिनकी ज़रूरत नहीं है। हुकूमत जितनी कम हो ना उतना बेहतर होगा सबके लिए। मतलब जैसे फ़र्ज़ करें, एक एग्जांपल है, इस पर चोर मच सकता है थोड़ा, वो ये है कि जैसे कि जो प्राइस कंट्रोल करने के लिए लोग जाते हैं हुकूमत के, सही है, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। सही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हुकूमत प्राइसेस नहीं कंट्रोल कर सकती। हुकूमत को जितना ट्राई करना है हुकूमत ट्राई कर ले, मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट डिसाइड करती करेगी ही, मार्केट डिसाइड, हुकूमत को ट्राई करना है हुकूमत ट्राई कर ले। आपने अगर कभी कोई बिजनेस किया हो तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि महंगा तो आप कुछ नहीं बेच सकते। उसने जितने का बिकना है ना उसने उतने का, डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला, उसने जितने का बिकना है उसने उतने का बिकना है। सही है, तो हुकूमत नहीं डिसाइड कर सकती प्राइसेस, डिमांड सप्लाई डिटर्मिन करती है। तो हुकूमत जितना डीरेगुलेट कर सके, जितना सिस्टम से बाहर आ सके, एक तो हुकूमत का पैसा भी कम खर्च होगा, फिर टैक्स भी कम कलेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो इनएफिशिएंसीज बहुत सारी क्रिएट हो जाती है ना बार बार इकोनॉमी में, ये भी नहीं होंगी। पावर सेक्टर में क्या चल रहा है अभी? काफ़ी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो IPPs थे उनके साथ मुआहदे हुए हैं।
तो अब आपके पास कोई इनसाइडर है तो बताएं कि क्या चल रहा है और इनके शेयर प्राइसेस का क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जब मुआहदे दोबारा से हुए हैं तो देखिए क्या होने जा रहा इनसाइडर है। तो कोई नहीं है अच्छा, मेरे पास। सर्कुलर डेट के कुछ नंबर दें तो वो भी बताइएगा। अभी फ़िलहाल लग ये रहा है कि जो इंक्रीज़ है सर्कुलर डेट में वो रुक गया है। ओके। देखें ये मुआहदे मेरे हिसाब से तो शायद नहीं करने चाहिए थे, और अगर हुकूमत पाकिस्तान ने रीनेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए थी आप। रीनेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए थी। अब ये ज़ाहिर है मेरा ओपिनियन है, जो लोग ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं ज़ाहिर है वो उन्होंने ये सारी चीज़ें कंसिडर की ही होंगी। क्यों, आपको क्यों लगता है अच्छा इम्पैक्ट मैं नहीं पड़ा? अगर आपके साथ माहिदा तोड़ूंगा तो आप आइंदा मुझसे, मैं फैसल भाई आज आपको बोलूँ मैं 1 बजे आ जाऊँगा, मैं ना आऊँ, फिर आप मुझे फिर बुलाएं, मैं फिर ना आऊँ, तीसरी दफ़ा आप बुलाएंगे? डेफिनेटली नहीं। बस तो ये ऐसे ही है कि मैं आपको फ़ोन करूँ फैसल भाई मुझे फ़लाना काम है, सर मैंने हाँ मैं कर देता हूँ। तो ये ऐसे ही है कि मतलब अगर आप 1-2 दफ़ा मायदे लोगों से तोड़ेंगे तो तीसरी दफ़ा आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। अगर आज गवर्नमेंट को कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो मेरा नहीं ख्याल है कोई पैसे लगाएगा। नहीं, ये तो हुकूमत तो ये नाम दे रही है ना, बाहमी रजामंदी से अगर कोई चीज़ हो जाए तो इसमें क्या बुराई है। आप मुझे कहते हैं यार मैं 1 बजे नहीं, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा, चले, फिर अगले दिन भी नहीं 3 बजे तक आ जाऊंगा, मैं भी राजी हूँ, आप भी राजी हैं, दोनों राजी हैं, तो बाहमी देखें रजामंदी नहीं है, आप ये कह रहे देखें देखें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हैं। अगर बाहमी रजामंदी से हो रहा है ना तो हाँ। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर लग जाएंगे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट को लगाने होंगे, वो पता वक्त बता देगा। ये हम्म। मैं पावर कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करूँगा। आप मुझे पावर प्लांट लगाने को बोलेंगे ना, मैं अवॉइड करूँगा। यूसुफ भाई देखें, आईपीपीज की बात तो एक अपनी जगह हो गई ना, मगर जिन ग्रुप्स के ये आईपीपीज हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आईपीपीज में, पावर सेक्टर में तो नहीं है ना, उनकी दूसरी भी कंपनीज हैं, दूसरे सेक्टर्स में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो आपको क्या इसलिए ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि वो दूसरे सेक्टर्स पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो डर गए हैं कि जब हमारे साथ इस सेक्टर में ये हो रहा है तो दूसरी जगह भी किया जा सकता है। देखिए पाकिस्तान में पहले नेशनलाइजेशन हुई है। हम्म। देखिए असल में ना मेरे ख़्याल से हुकूमत का काम नहीं है बताना क्या लगाओ क्या करो क्या रेट मिलेगा। ये जो हम पिछली बात कर रहे थे ना कि हुकूमत को बाहर निकलना है चीज़ों में से, सही, हुकूमत के 2-3 काम होने चाहिए। हुकूमत के 2-3 काम ये होने चाहिए, पहला काम तो होना चाहिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हो, टैक्स कलेक्शन हो। टैक्स कलेक्शन हो। फिर हम जो मैं और आप अगर एग्रीमेंट करें ना और मैं तोड़ दूँ तो हुकूमत आ जाएगी बीच में, नहीं कि ऑनर करो। 2-4 काम होने चाहिए हुकूमत के, बहुत ज़्यादा काम नहीं होने चाहिए। मसला सारा ये है कि हुकूमत इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है हर चीज़ में, जिसके अंदर भाई बिजली का रेट ये होना चाहिए, इस चीज़ का रेट ये होना चाहिए, गन्ने का रेट ये होना चाहिए, आटे का रेट ये होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारी इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। सही, तो अगर हुकूमत हो ही नहीं सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर चला रहा हो चीज़, तो ये मसले मसाइल ना हो। अगर प्राइस ज़्यादा मिल रही होगी तो और पावर प्लांट लग जाएंगे, प्राइस कम मिल रही होगी तो कोई ना कोई बंद कर देगा। तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रहा है हुकूमत की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से और सिंगल बायर होने से। देखिए क्योंकि सिंगल बायर मॉडल है तो आपको टैरिफ देना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान के पास अभी इस वक्त एक्सेस कैपेसिटी है बिजली की, और वो इस्तेमाल की जा सकती है चीज़ें करने के लिए। मेरा ख्याल है कुछ प्राइवेट पार्टीज़ को बिडिंग करके एक जो अभी इस वक्त टैरिफ चल रहा है उससे नीचे कुछ बिजली बेची जा सकती है, और मेरा ख्याल है इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो होगा क्या कि भाई कुछ कैपेसिटी चार्जेस जो है वो उधर चले जाएंगे और सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता सही होना शुरू हो जाएगा। और बहुत जल्दी करना होगा, अगर बहुत जल्दी नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा सोलर लग जाएगा। अभी हमने चेज़ में ना हमने कोई मतलब कोई 300-400 कंपनियों की एनालिस्ट ब्रीफिंग्स भी हैं, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस अगर था ना वो सब सोलर या लगा चुके हैं या लगा रहे हैं। स्टार्ट ही सोलर से कर रहे हैं मतलब वो वो। बात ही सोलर से स्टार्ट करते हैं कि भाई हम ये लगा रहे हैं, हमारी पावर कॉस्ट कम हो जाएगी। अब जब इतना सारा सोलर लग जाएगा और दिन में सबको बिजली नहीं चाहिए होगी और पावर प्लांट लग चुका है और वो रात को बिजली तो आपको देनी है, तो वो टैरिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कैपेसिटी तो पेमेंट हुकूमत बढ़ेगी। को जो भी करना है वो जल्दी करना है। सही है, तो बट हाँ पावर स्टॉक ज़ाहिर है अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा, तो मैं नहीं कमेंट करूँगा। बट हाँ पावर सेक्टर मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता टैरिफ भी कम हो जाएंगे। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता टैक्स रेट भी पाकिस्तान में कम हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएंगे। एक साइकिल है, चीज़ें सही होने जा रही हैं। आइडियली मैं ज़्यादा कि कंप्लीट डेमोक्रेसी से हो जाए, ताकि ये तो तेज़ी है ना वो अगले 50 साल की हो, ना कि उस वक्त तक हो जब तक ये एक पर्टिकुलर तरह का सेटअप अवेलेबल है। और इंडिया जैसी तेज़ी हो जाए कि 91 से वो स्टार्ट हुए हैं और इंडिया रुक ही नहीं रहा है, और हमारे पास बार बार पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ब्रेक्स लग जाते हैं
और अगर आप कोई नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाते हैं ना तो वो चलता नहीं है लंबा, वो 10 साल चल जाता है, 15 साल चल जाता है। आवाम के वोट से कोई आता है तो वो एक चेक एंड बैलेंस भी रहता है। दूसरा हमारे यहाँ एक और मसला ये भी है कि अगर आप सक्सेसफुल मुल्क देखें ना तो वहाँ जो भी अगर कोई टॉप पोजीशन पे पहुँचता है ना तो या तो उसने कोई कंपनियाँ चलाई होती हैं बड़ी, सही है, या वो कहीं टाउन का मेयर बना होता है, फिर स्टेट का बना होता है, फिर पीएम बना होता है, तो उसने पूरा सेटअप और सब देखा हुआ होता है। हमारे यहाँ लोग डायरेक्ट भी आ जाते हैं थोड़े। टैक्स रेट तो आप उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं, मगर एक चीज़ और बहुत इंटरेस्ट रेट नीचे प्रॉब्लम। आए नहीं है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे। अभी तो देखें हम एक अच्छा, अभी आए हम नहीं है अभी, आप कह अभी रहे हैं। हम 13% पे हैं फैसल भाई, 13% सही इज कह रहे हैं। वेरी हाई। हाँ एक एंकरिंग हमारी हो गई क्योंकि हमने अभी 23 देखा है। 23 तो रिडिक्यूलस था ना, मतलब 23 तो हाइपर इन्फ्लेशन वाले एनवायरनमेंट में था। चलें, ये दो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी मुस्तकबिल में, आप कह रहे हैं, मगर एक चीज़ की टाइम आप, लगेगा, हाँ टाइम पेशेंस लगेगा, रखनी है। मगर एक चीज़ तो और भी प्रॉब्लम कर रही है ना, हमारे पावर टैरिफ, गैस और बिजली की बिल्कुल कीमतें। बिल्कुल बिल्कुल। ये दो चीज़ें बेहतर हो भी जाएं, अगर बिजली हमें इतनी महंगी मिलेगी, ख़ासतौर पर अब सर्दियाँ आ गई हैं, गैस जो फैक्ट्रीज कंज्यूम कर रही हैं, अभी आईएमएफ ने भी कहा है कि ये गैस की कीमतें आप बढ़ाएं वरना मसला हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मसला आएगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के नंबर्स भी देखें ना तो आप देखेंगे कि ग्रोथ आ रही है गारमेंट्स पे, मतलब वैल्यू एडेड वाली साइड पे आ रही है, तो वहाँ पे बिजली का इस्तेमाल कम और लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो देखें इकोनॉमी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रही है। मेरा ख्याल है पावर टैरिफ्स भी ग्रेजुअली नीचे आ जाएंगे। ये कुछ रीनेगोशिएशन से शायद बहुत छोटा पार्ट होगा, लेकिन गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाने के लिए भी चीज़ें करेगी, सही है। और अब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है और अब इन्फ्लेशन के अलावा दूसरी चीज़ों पे गवर्नमेंट सोच सकेगी कि उनका 729 मिलियन का कल सरप्लस आए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। यूसुफ भाई, आपको नहीं लगता कि बैंक्स के लिए मुश्किल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सबसे बड़ा, अगर जो पैसे ले रहा था हुकूमत ले रही थी उनसे, अब हुकूमत का तो हाथ माशाल्लाह बेहतर हो देखिए गया है, फैसल भाई, हुकूम तो अब वो क्या करेंगे, पैसा किसको देंगे, कोई देखिए लेने। आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट सेक्टर को लेंड करेंगे, आहिस्ता 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 होगा। देखिए सब आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बोरो करेगा। देखें आप, पिछले 5 साल में किसी ने गाड़ी के लिए बोरो नहीं किया, पिछले 5 साल में किसी ने घर के लिए भी बोरो नहीं किया, फैक्ट्री के लिए भी नहीं बोरो किया, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था पिछले 5-6 साल से। फैक्ट्रीज़ के लिए बोरो लोगों ने कोविड में टर्फ के लिए बहुत पैसे लिए थे, सही है। लेकिन उसके बाद से किसी ने कुछ किया नहीं है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, डिमांड चीज़ों की वापस आएगी, लोग फैक्ट्रियाँ भी लगाएंगी, लोग कारोबार भी करेंगे, लोग पर्सनल चीज़ों के लिए भी लोन्स लेंगे, बैंक्स के पास जगह बनेगी आहिस्ता आहिस्ता। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत ये वाले पैसे वापस कर देगी। जो पैसे हुकूमत ने लिए हैं वो तो हुकूमत उतने पैसे तो बोरो करेगी, हर साल थोड़ा थोड़ा डेट का अमाउंट बढ़ेगा ही, लेकिन होपफुली इकोनॉमी उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। पैसे वापस नहीं कर सकती हुकूमत पाकिस्तान। पैसे वापस करने का मतलब है फिस्कल सरप्लस करना है, जो एक क्वार्टर में हुआ है जिसकी वजह से रेट्स भी बहुत स्पीड से गिर गए हैं। लेकिन वो इसलिए हुआ है क्योंकि एसवीबी का प्रॉफिट आया था, वो आता नहीं रहेगा हर क्वार्टर, वो एक क्वार्टर आया है बस। अब इस अच्छा, क्वार्टर से दोबारा डेफिसिट ही है हुकूमत का, फिस्कल साइड पे हुकूमत खसारा ही करती है। तो हर हर महीने हर क्वार्टर हुकूमत को थोड़े थोड़े पैसे बोरो ही करने होंगे। उम्मीद ये है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा स्पीड से बोरो करेगा, और वो उस वक्त करेगा जब इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मल हो जाएंगे, 10% या उससे नीचे चले आएंगे, तो लोग बोरो करना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी कुछ अपटेक आएगा। अभी एक तो देखें अपटेक इसलिए आ गया है, नंबर पूरा जो है ना वो नंबर एक तरीके से फज हो गया है। फज तो नहीं हुआ है, नंबर तो सही है, बट हुआ ये है कि मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर जो चीज़ हुई है उसको, क्योंकि ये एडीआर पे टैक्स लगा रहे थे तो बैंकों ने अचानक से काइबार -5, काइबार -4 और दबा के लैंडिंग की है अपने एडीआर को ऊपर करवाने के लिए। तो वो नंबर थोड़ा सा ना मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ एक्चुअली इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बट होगी लैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता फैसल भाई, चीज़ें सही होने की तरफ जा रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं। हमने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट से, अब एंड में एक दफ़ा फिर स्टॉक मार्केट पे आते हैं क्योंकि आजकल हॉट केक चल रही है। तो मुझे ये बताएं यूसुफ भाई, कोई न्यू कमर अगर है, ठीक है, मार्केट का आप देख रहे हैं इंडेक्स कहाँ चला गया, स्टॉक प्राइस भी कहाँ चली गई हैं, अगर वो इस वक्त एंट्री लेता है, ठीक है, तो डाउट नहीं है कि उसका पैसा डूब जाएगा कल को, अगर मार्केट करेक्शन लेती है 10,000 पॉइंट की या 15,000 पॉइंट की, तो वो बेचारा क्या करेगा फिर। और उसको अगर चलें 2 साल का भी अगर वो लेकर आता है कि मतलब 2 साल तक मैं इन रहूँगा और 2 साल तक पैसा नहीं निकालूंगा, क्या करे वो। देखें, जो अगर कोई इन्वेस्टर आएगा फॉर द लॉन्ग टर्म, 2 साल 5 लॉन्ग साल टर्म होता है रिटायरमेंट तक के लिए। तो बहुत लंबी या कहानी आज बता रहे हैं आप। फ़र्ज़ करें कि आपका एक बच्चा है और आपको उसकी यूनिवर्सिटी के लिए पैसे रखने। देखिए आप कंपनियों में शेयर ले रहे हैं ना, आप कोई दुकान खरीदते हैं, आप कितने टाइम के लिए लेते हैं? आप 30 साल के लिए लेते हैं। आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, आप 30 साल के लिए लगाते हैं। आप घर बनाते हैं, आप 10 20 30 50 साल के लिए बनाते हैं। तो आप जब किसी कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं तो आप 6 महीने के लिए क्यों बन रहे हैं? आप 3 दिन के लिए क्यों बन रहे हैं? तो फिर तो आप सट्टा कर रहे हैं ना।
अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए आया है उसको देखें, मेरे हिसाब से अगर 5,000 लोग ये देखते हैं तो उसमें से 4,990 को स्पेक्यूलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो 8-10 लोग होंगे जो कर लेंगे, सही है। बाकी सबको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी चाहिए। एक पोर्टफोलियो बनाया आपने डाइवर्सिफाइड, हर महीने उन्हीं स्टॉक्स के अंदर हर महीने और शेयर लेते जाए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में हर महीने वो पैसे डालते जाए, वो भी अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन हर महीने कैश डालें, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो। बहुत ज़्यादा न्यूज़ को और मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करें, हर महीने पैसे डालें। आपका 10, 15, 20, 25 साल बाद बहुत अमेजिंग आउटकम होगा, तो यार आपके पास बहुत पैसे जमा हो जाएंगे। और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करें, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग ये मेरा ख्याल है पॉडकास्ट देखेंगे वो रिटेल होंगे और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे फैसल भाई बात करने से लोग मिसलीड होते हैं और लोग परेशान होते हैं। लेकिन मार्केट आज, अगर KSE 100 इंडेक्स हम लें और हम जो जो कंपनीज 30 टाइम अर्निंग से ऊपर है उनको हटा दें और जो कंपनीज लॉस कर रही हैं उनको हटा दें, तो जो एवरेज आज पी है ना वो कोई 9.8 टाइम्स है। अगर वेटेड एवरेज है तो वो 7.8 टाइम्स है। मार्केट 12, 13, 14 टाइम्स अर्निंग्स भी हो जाती है, और अभी हमने पीछे देखा है कि मार्केट 4 और 5 टाइम्स अर्निंग्स भी हो गई थी। तो मार्केट इस वक्त बहुत महंगी भी नहीं है, और जो जिस लेवल पे सबसे सस्ती हुई थी तो सबसे सस्ती भी नहीं है। अगर आप बहुत सस्ते लेवल पर वैसे डालते तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आप बहुत महंगे लेवल पर डालेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न थोड़ा कम होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न होगा। जो की है ना इसके अंदर, वो ये है कि आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। पूरे पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए, छोटी छोटी अमाउंट से। हर महीने आपके पास कुछ पैसे बचे, आप इन्वेस्ट कर दो। आप फजूल चीज़ पे खर्च करने से बहुत बेहतर ये है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करो। पाकिस्तान में वैसे ही सेविंग बहुत कम होती है, हमें बहुत ज़्यादा और हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा सेविंग करने की ज़रूरत है, लोगों को बहुत ज़्यादा सेविंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ कोई सेफ्टी मैकेनिज़्म तो है नहीं। अगर आपकी टांग टूट जाती है और आप काम नहीं कर पाते तो हुकूमत तो नहीं देगी आपको पैसे, तो आपको अपने लिए ही सेव करने ना, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे रेगुलर बेसिस पे, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो, आपको सेव करने चाहिए। ठीक है, चलें यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को इस डिस्कशन से काफ़ी सीखने को मिला होगा और फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू फैसल भाई।